हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल और विजिबल? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? क्लियर है जी। स्टार्ट करें हम क्लास। ऑडियो वीडियो दोनों ओके है, क्लास स्टार्ट करें। चलिए ओके, थैंक यू थैंक यू। आ जाइए सभी लोग आ जाइए फटाफट से। सभी को एक साथ गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। चलिए ओके, आ जाइए फटाफट से, जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कीजिए। फिर हम अपने क्लास 12th का ऑफिशियली सेकंड और अनऑफिशियली थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आज क्वेश्चन करने वाले हैं। इसीलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, सभी लोग ज्वाइन कीजिए। कल मैं गुस्सा भी हो गया हुआ था आप लोगों के कारण, क्योंकि देख रहा हूं मैं कि भाई आप लोगों का 1 महीना 1.5 महीना भी सही से अभी नहीं रहा आप लोगों के एग्जाम का, और आप लोग इतना ज्यादा ढिलाई कर रहे हो, इतना ज्यादा पढ़ाई को आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हो। कुछ स्टूडेंट को छोड़ करके बाकी कोई भी स्टूडेंट अभी तक बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ ऑफलाइन वाले भी स्टूडेंट हैं एंड जो सिर्फ ऑनलाइन में है वो वाले भी, दोनों के लिए ये चीज मैं बोल रहा हूं। अभी भी बिल्कुल भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको थोड़ा सा भी डर नहीं है बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम का, बिल्कुल भी डर नहीं है। कोई अभी घूमने में मस्त है, तो कोई लड़कीबाजी में व्यस्त है, ठीक है, तो कोई अलग अलग चीजों में, कोई पबजी में व्यस्त है, कोई कुछ से कुछ। तो भाई अभी भी समय अब नहीं है, नहीं अब ये लाइन गया, अब बिल्कुल भी समय नहीं है। यदि नहीं पढ़ना है, सिंपल सी बात है, निकल जाओ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मम्मी पापा का तुमने इतना 12 साल पैसा बर्बाद ही किया है, आगे भी वही करोगे, और आगे भी अब क्या पैसा बर्बाद, आप जाकर के लोहा फैक्ट्री में कमाओगे, ये बात याद रखना। ठीक है, अभी भी यदि सीरियस नहीं हो, यदि मेरी बातों का आप लोगों को बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है, तो गांठ बांध लो, आप लोग लोहा फैक्ट्री में ही कमाओगे यदि लड़के हो तो, और लड़की हो तो 2-3 सालों के अंदर शादी करवा दी जाएगी और अपने ससुराल में जाकर के गोबर पाथना। ठीक है, यदि सीरियस नहीं हो, याद रखना, तुम अपने भविष्य के निर्माता तुम ही थे, और तुम अपने भविष्य को खराब करने वाले तुम ही बनोगे, ये बात भी याद रखना। ठीक है, चलिए, बाकी जिनको मतलब नहीं है पढ़ाई से, उनके लिए मेरी कोई सिंपैथी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी कोई सिंपैथी नहीं है। जिनको पढ़ाई से मतलब है, जो अच्छे स्टूडेंट है, उनके लिए मेरी सिंपैथी हमेशा रहेगी। तो जो अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, चलिए उनके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने आज का लेक्चर, आज का सेशन, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए यहां पे जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट से आंसर भी करते रहिए आप लोग। ठीक है, आंसर भी करते रहिए, कमेंट सभी लोग करते रहो। मैं कमेंट देख रहा होता हूं, ये मत समझना कि मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, मैं कमेंट देख रहा होता हूं। ठीक है, बाद में भी पहले भी, तो मुझे पता है कौन क्लास ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है, सो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए कमेंट करते रहो, जिससे मुझे पता चलते रहे कि कौन कौन क्लास लिया है, नहीं लिया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यहां पे पहला क्वेश्चन है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स कहां पे मिलते हैं? ठीक है, यहां पे जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ये है कि सर्टोली सेल कहां पे मिलते हैं। देखिए यहां पे मेल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो पहला टॉपिक था, जिसका नाम था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पहला जो टॉपिक था जिसका नाम था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, अब यदि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम यहां पे बात करें, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ये होता है टेस्टिस, है ना, ये होता है टेस्टिस। और टेस्टिस का स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ था कि ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये मैंने बताया हुआ था टेस्टिस में। उसके बाद मैंने बताया हुआ था कि टेस्टिस के अंदर जो स्पेस है, ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो स्पेस है
उसको 250 कंपार्टमेंट में बांटा जाता है। इसको 250 कंपार्टमेंट में बांटा जाता है और इसी को क्या बोलते हैं भैया? तो इसी को बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल। ठीक है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। इसी टेस्टिक्युलर लोब्यूल की यदि बात करेंगे तो यहां पे 2 to 3 कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, याद रखना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी में टेस्टिस, जिसको हिंदी में वृषण भी कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस के अंदर का जो स्पेस है, इस स्पेस को 250 कंपार्टमेंट में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि ये 250 कंपार्टमेंट में बटा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है, ये लगभग 250 होता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, जिसको बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल। और इसी टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है? जो घुमा हुआ स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये जो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके पास 3 सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके पास 3 सेल प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल। ठीक है, एक होते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल। यही स्पर्मेटोगोनियल सेल जो होते हैं भैया, यही स्पर्मेटोगोनियल सेल स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर बोले तो सिंपल लैंग्वेज में स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यही जो पहले वाले सेल हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया या फिर बोले तो मेल जर्म सेल, यही क्या करते हैं? स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दूसरी सेल की यदि हम बात करें तो दूसरे सेल का नाम है सर्टोली सेल। ठीक है, दूसरे सेल का नाम होता है सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल है, ये नॉरिशमेंट प्रदान करता है स्पर्मेटोगोनियल सेल को। ठीक है, ये क्या करता है? ये नॉरिशमेंट प्रदान करता है स्पर्मेटोगोनियल सेल को। ठीक है, और जो तीसरा सेल प्रेजेंट होता है, इसका नाम है लेडिग सेल। ठीक है, या फिर बोले तो इंटरस्टिशियल सेल। और यही जो इंटरस्टिशियल सेल है, ये एंड्रोजन रिलीज करता है। कौन सा एंड्रोजन भैया? तो वो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और यही जो टेस्टोस्टेरोन है, यही मेल के अंदर मेल कैरेक्टर को डेवलप करने का काम यही करता है। जैसे कि आवाज का भारी होना, ठीक है, प्यूबिक पार्ट्स पे हेयर्स का आना, ठीक है, कंधे के नीचे बालों का आना, छाती के ऊपर बालों का आना, ये सब जो कैरेक्टर होता है, ये टेस्टोस्टेरोन के कारण ही आता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी वाला टेस्टिस के अंदर का जो स्पेस होता है वो 250 कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल में 2 से 3 कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और वैसे यदि हम बात करेंगे तो यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके पास 3 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक स्पर्मेटोगोनियल सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया या फिर बोले तो मेल जर्म सेल, जो कि क्या करता है? स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। दूसरा होता है सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल स्पर्मेटोगोनियल सेल को नॉरिशमेंट, पोषण प्रदान करता है। और तीसरा होता है लेडिग सेल या फिर बोले तो इंटरस्टिशियल सेल। और ये जो सेल होता है, ये एंड्रोजन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो कि मेल कैरेक्टर को डेवलप करता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? पहला सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, कहां पे मिलता है?
क्या यूट्रस में, ये तो फीमेल वाला है, यहां भी नहीं। ओवरी में, ये भी फीमेल वाला है, यहां भी नहीं। लिवर नहीं, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही नहीं है। और ये हमारा आंसर हो गया टेस्टिस। क्लियर, वृषण। सो पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरा है ग्राफियन फॉलिकल्स इज फाउंड इन। ग्राफियन फॉलिकल, जहां पे जब मैंने पढ़ाया हुआ था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां पे मैंने बताया हुआ था ओवुलेशन के बारे में। जब ओवम रिलीज होता है उसके ऊपर फॉलिकल, वो ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, उसके बाद मैच्योर फॉलिकल बनता है जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ये कहां पे मैंने बताया हुआ था, ये ह्यूमन बीइंग के ओवरीज में। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, यूट्रस इज रिलेटेड टू, यूट्रस किस चीज से रिलेटेड होता है। ये जो यहां पे हिंदी में इसको कहते हैं गर्भाशय, ये किससे रिलेटेड होता है। ठीक है, क्या ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है, नहीं। प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है, नहीं। तो जब दो नहीं हो गए तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, बचा कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं वहीं पे मैंने आपको बताया हुआ था कि इसी यूट्रस के अंदर क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है और बच्चे का डेवलपमेंट भी यहीं पे होता है यूट्रस में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला, अगला क्या बोल रहा है भाई साहब, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहां पे द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम। यानी कि यहां पे बोल रहा है कि पूरे लाइफ टाइम में किसी फीमेल के बॉडी में कितना एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देखिए मैंने बताया हुआ था कि जब मैंने पढ़ाया हुआ था आपको, एक मिनट इसको, हाँ जी, आवाज वगैरह पूरा क्लियर है ना। ओके चलिए ठीक है। सो मैंने बताया हुआ था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, मैंने बताया हुआ था इसके बारे में, जब ये स्टार्ट होता है तो इसको बोलते हैं मेनार्क, और जब ये स्टॉप होता है तब इसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, और मेनार्क होता है लगभग 12 से 15 साल की एज में फीमेल्स में। ठीक है, और मेनोपॉज की यदि बात करेंगे बंद होने की तो 45 टू 50 इयर्स में। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कुछ इशू, ठीक है ना। चलिए मेनार्क और मेनोपॉज। ठीक है, मैंने बताया हुआ था कि जब कोई फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है उसी टाइम वहां पे उनमें क्या होता है कि oogonal सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ oogonia उनके बॉडी में होते हैं। ठीक है, लाखों oogonia उनके बॉडी में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरिटी वाले फेज में आती है वैसे वैसे क्या होता है कि उनका जो फॉलिकल्स है वो डीजेनरेट होने लगता है, यानी कि जो oogonal सेल्स हैं वो डीजेनरेट होने लगते हैं, और उसी को बोला जाता है फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, और मैंने ये चीज आपको पढ़ाया भी हुआ था। ठीक है, तो कोई फीमेल की यदि बात करेंगे तो मैंने क्या बताया कि उनमें ओवम कब रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है अब 14th डे पे। जनरली यदि हम 28 डे का साइकिल लेकर चलते हैं तो 14th डे में, यानी कि एक महीने में कितना ओवम रिलीज होगा, एक महीने में ओवम रिलीज होगा एक। ठीक है, एक महीने में एक, तो एक साल में कितना, एक साल में 12। ठीक है, या फिर किसी का यदि डेज कम है 26, 27, 25 का है तो वहां पे 13, तो मैक्स टू मैक्स 13। ठीक है, 1 ईयर में किसी फीमेल के बॉडी में 13 क्या होगा, 13 उनके बॉडी में एग बनेंगे। क्लियर, यानी कि ओवम रिलीज होंगे।
अब यहां से लेकर यहां तक में कितना गैप हुआ, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक में आप चलोगे तो लगभग लगभग यदि हम बात करें यहां पे, तो यहां पे 30 से 35 साल का यहां पे गैप हुआ, ठीक है, 30 से 35 साल। तो हम ले लेते हैं 35। तो जब हम 35 को जब हम 13 से हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई आप तो यहां पे 350 हो गया और प्लस 90 और 15, 90 और 15 हो गया लगभग 105, ठीक है, यानी कि ये हो गया कितना 455, ठीक है, 455। बट होता क्या है कि जनरली हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 50 हम नहीं लेकर चलते हैं, 30 हम लेकर के चलते हैं, सॉरी 45 हम लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पे 30 इयर्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी कितना हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी 13 39 यानी कि 39, तो 390, मतलब कि ऑन एन एवरेज कितना, ऑन एन एवरेज 400 एग्स एक हेल्दी फीमेल के बॉडी में लगभग 400 एग उनके पूरे लाइफ टाइम में बनता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 340 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ठीक है, 4000 इम्पॉसिबल, 365 बहुत कम हो गया, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी 400। तो किसी एक हेल्दी फीमेल के बॉडी की यदि बात करेंगे तो एक हेल्दी फीमेल के बॉडी में उनके पूरे लाइफ टाइम में लगभग 400 एग्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 400 ओवम रिलीज होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग भी आंसर करते रहिए फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इनमें से किनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन मैंने दोनों चैप्टर पिछले में मैंने पढ़ाया हुआ था और इस थर्ड यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी मैंने पढ़ाया हुआ था कि फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान जो मेल और फीमेल गैमीट का जो न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो उस न्यूक्लियर फ्यूजन को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, यदि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और यदि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन का यदि एग्जांपल बोले तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फीमेल के बॉडी में एग बना, ठीक है, यानी कि ओवम बना, मेल का गैमीट फीमेल के बॉडी में गया तो फर्टिलाइजेशन वहां पे फीमेल के बॉडी में हुआ। जैसे कि ह्यूमन फीमेल सब में क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन वही मछलियों की यदि बात करेंगे, फ्रॉग की बात करेंगे तो इन सब में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, मतलब कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे स्टारफिश की तो यहां भी एक्सटर्नल होता है, बोनी फिश में भी एक्सटर्नल होता है, एम्फीबियन एक्सटर्नल, शार्क की यदि बात करेंगे तो यहां पे शार्क में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है, चले ओके। अगला है मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन, ये पिछले चैप्टर्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, तो ये समझो बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्या होगा, ह्यूमन में भी होता है फीमेल, मंकी फीमेल, चिंपैंजी फीमेल, यानी कि यहां पे ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए और ये वीडियो सब ओके है ना, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत कम समय है एग्जाम का, याद रहे, ठीक है। चलिए अगला है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज, बताया हुआ था ना मैंने कि गैमीटो का मतलब होता है गैमीट, ठीक है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब कि क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। स्पोर का फॉर्मेशन कहलाएगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। सेल
का जो काइनेसिस होता है यानी कि डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस, मियोसाइट सेल डिवीजन वाला, ठीक है। तो यहां पे हमारा सातवां का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज, देखिए यदि हम डायग्राम बनाए इसका स्पर्म का, ठीक है, यदि हम डायग्राम बनाए इसका, तो ये जो यहां पे बना हुआ है, ये जो यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये क्या है, ये है इसका हेड, ठीक है। चलिए अच्छे से ही बना देता हूं, ठीक है, क्यों आप लोग बोलोगे कि सर ये थोड़ा सा ऊपर बन गया, ठीक है, नीचे बन गया, सॉरी, ऊपर से बनाता हूं। देखो यहाँ पे डायग्राम बनाना, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसमें ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हेड वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन होता है नेक वाला पोर्शन। इस वाले की यदि बात करेंगे तो इसके पास होता है मिडिल पीस। यदि इसकी हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये है टेल। जो हेड होता है ना, हेड के ऊपर ये दिख रहा है कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं भैया, एक्रोसोम। और ये जो बना हुआ होता है ये किसका बना हुआ होता है भाई साहब, तो ये बना हुआ होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। याद रहे यहाँ पे जितना भी मैं चीज बता रहा हूं ये सारा का सारा क्वेश्चन आता है, पूछता है। यदि हम बात करें नेक में, तो नेक में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल जो उसको डिवीजन में मदद करता है। मिडिल पीस की बात करें तो मिडिल पीस के पास प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म को एनर्जी देता है, ठीक है। और यदि टेल की बात करें तो टेल उसको मोटिलिटी प्रदान करता है, यानी कि गतिशीलता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। नॉर्मली भी ये 2 नंबर में पूछता है स्पर्म का डायग्राम, और इस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछता है। ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म का आगे वाला पोर्शन जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर से ढका हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, ठीक है। क्लियर। सेम क्वेश्चन आगे वहां पे रिपीट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ, एक्रोसोम किसका पार्ट है, प्राइमरी oocyte का, यानी कि फीमेल वाले का नहीं। ब्लास्टोसिस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी, बिल्कुल भी नहीं। मिडिल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, बिल्कुल भी नहीं। तो हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है जी। क्लियर है। चलिए अगला, अगला है रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय, यानी कि रेगुलेशन जो होता है, रेगुलेट जो करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, वो कौन, तो वो फॉलिकल बनाने वाले जो मेनली एलएच और एफएसएच वाले जो होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे मेन रोल जो आता है, ये मेन रोल आता है एलएच का। जहां पे आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिले एलएच एंड एंड्रोजन, तो आप वहां पे बी और सी टिक कर सकते हो, या फिर यदि एलएच ना रहे तो वहां पे आप एंड्रोजन पे टिक कर सकते हो। बट मेनली जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे एलएच, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। चले आगे बढ़े। ओके, अगला है
एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, जो ह्यूमन स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है ये किस चीज से बना हुआ होता है? न्यूक्लियस? नो। लाइसोसोम? नो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नो। अभी मैंने बताया था ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो ये बात यहां पे याद रखिएगा। इसका 3 नाम होता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो जो एक्रोसोम होता है वो गोल्जी बॉडी का बना हुआ होता है। क्लियर? अगला है, Which of the following implant in the lining of uterus? In the lining of uterus, ठीक है, यहां पे बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि यूट्रस के लाइनिंग में जिसको इम्प्लांट किया जाता है। देखिए यहां पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, जो एक होता है स्पर्म, दूसरा है ओवम। ठीक है, अब ये स्पर्म और ओवम का होगा फर्टिलाइजेशन और ये बन जाएंगे जाइगोट। ठीक है, इनका क्या हुआ भैया? इनका हुआ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप ये क्या बन गए? तो ये बन गए जाइगोट। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ है? तो ये हुआ है एम्पुलरी रीजन, एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फीमेल वाला। ठीक है, देखिए जैसे ये है मैंने बनाया रफ डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पे क्या था भैया? यहां पे था ओवरी, यहां से ओवम निकल के आया इस एम्पुला पे। ठीक है, यहां तक पहुंचाया गया था मेल के द्वारा सीमेन। इस सीमेन के अंदर से स्पर्म आगे पहुंचा कहां तक? एम्पुला तक। इसी एम्पुला पे क्या होता है? इसी एम्पुला पे हो गया फर्टिलाइजेशन, अब बन गया जाइगोट। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भैया? इस वाले पार्ट को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फीमेल में एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब होता है। क्लियर? इसी फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? बहुत जगह फैलोपियन ट्यूब के जगह ओविडक्ट लिखा हुआ मिलेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट एक जोड़ी। ये जो यहाँ पे मेन जो बड़ा वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं यूट्रस यानी कि गर्भाशय। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद जाइगोट बन गया। अब उसके 7 दिनों के बाद वो यूट्रस के वॉल में जाकर के धंस जाता है। ये जो जाइगोट है ये यूट्रस की वॉल में जाकर के धंस जाएगा और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर होता है क्लीवेज डिवीजन, यानी कि ये जो जाइगोट है ये 2 सेल में कन्वर्ट होंगे, 2 सेल से 4 सेल में कन्वर्ट होंगे, 4 सेल से 8 सेल में कन्वर्ट होंगे और 8 से 16 सेल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं को बोला जाता है ब्लास्टोमर। याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है ब्लास्टोमर। ठीक है, स्पेशली यदि हम बात करें 8वें और 16वें वाले की, तो इन दोनों को स्पेशली बोला जाता है मोरूला। और यही मोरूला जाकर के कन्वर्ट होता है किसमें? यही मोरूला जाकर के कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में। और यही जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इस यूट्रस की वॉल में जाकर के धंस जाता है। ठीक है, सो ये बात याद रखिएगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि यूट्रस की लाइनिंग में किसका इंप्लांटेशन होता है? मोरूला का? नो। गैस्ट्रोला? नो। जाइगोट? नो। ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टोसिस्ट, यस। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टोसिस्ट ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं? दिख रहा है ना? यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, एक मिनट।
हाँ अब दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे बोल रहा है कि ये जो प्लासेंटा है ह्यूमन में जो प्लासेंटा बनता है वो किस चीज से, वो किसके द्वारा बनता है, ठीक है। देखिए प्लासेंटा की यदि बात करेंगे, ये वही एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव ऑर्गन होता है जो मम्मी को बच्चे से कनेक्ट करके रखता है। जो मदर जो चीज वहां पे फूडिंग करती है वही न्यूट्रिशन उनके बेबी को भी लगता है, यानी कि मम्मी से बच्चे में जो आदान प्रदान होता है वो इसी प्लासेंटा के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये जो प्लासेंटा होता है ये किसके द्वारा बनता है, ये किसके द्वारा बनता है। यदि हम बात करेंगे एमनियन की, तो एमनियन से हो गया एमनियोटिक कैविटी। कोरियन की बात करेंगे तो ये होता है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, ये होता है आउटर मोस्ट लेयर किसका, एम्ब्रियो का। और एलेंटॉइड की यदि बात करेंगे तो ये होता है आउटर मोस्ट। तो ये जो कोरियन और एलेंटॉइज हैं यही दोनों मिलकर के क्या करते हैं, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है भैया, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच जर्मिनल लेयर, यानी कि ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि सर्कुलेशन करवाने वाला सिस्टम किस जर्मिनल लेयर के द्वारा ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट वाला जो सिस्टम है वो किस जर्मिनल लेयर के द्वारा ओरिजिनेट होता है, ये बात यहां पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये बात यहां पे पूछ रहा है। तो जर्म लेयर की यदि बात करेंगे तो याद कीजिए क्लास 11th में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, क्या पढ़ाया हुआ था कि एनिमल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। पहला डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं, वैसे एनिमल जिनके पास सिर्फ दो ही जर्म लेयर होता है, वैसे एनिमल जिनके पास दो ही जर्म लेयर होता है। दो जर्म लेयर कौन कौन से है, वो दो जर्म लेयर होंगे एक्टोडर्म और इंडोडर्म, बाहर वाला एक्टोडर्म और अंदर वाला इंडोडर्म। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक वैसे एनिमल होते हैं जिनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, जिनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर वाला और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर वाला। तो 3 जर्म लेयर कौन कौन से होंगे यहाँ पे भाई साहब, बाहर वाले होंगे यहाँ पे एक्टोडर्म, ठीक है, अंदर वाले होंगे एंडोडर्म और बीच वाला भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मीसोडर्म। और यही मीसोडर्म ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम इन्हीं से बनता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीसोडर्म, ठीक है जी, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से आइए, बहुत बढ़िया तरीके से पूरा करवा रहा हूं, जल्दी से आ जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इन, ह्यूमन एम्ब्रियो कहां पे प्रोटेक्टेड होता है, ह्यूमन एम्ब्रियो कहां पे प्रोटेक्टेड होता है। जो फीमेल का जो वॉम्ब होता है यूट्रस, उसके अंदर एमनियोटिक कैविटी, उसी एमनियोटिक कैविटी के अंदर, यानी कि पेट वाला जो कैविटी है वो तो हुआ एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन जिसमें बच्चा पल रहा होता है जिस कैविटी में, उसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। और इसी एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में कुछ मैंने आपको बताया हुआ था, मैंने
इसी एमनियोटिक फ्लूइड से आपको एक टेस्ट मैंने बताया हुआ था जिसको बोला जाता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो कि डॉक्टर किस चीज के लिए करते हैं? वो करते हैं कि बच्चे में कोई हेरिडिटरी बीमारी, कोई जेनेटिकल बीमारी तो नहीं है, इस चीज का पता लगाने के लिए वो करते हैं क्या? वो करते हैं एमनियोसेंटेसिस। बट इसी एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या होता है? बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर लिया जाता था, ठीक है, इलीगली, जो कि इलीगल है हमारे कानून में, कानून के खिलाफ है ये। किसी भी बच्चे का डिलीवरी से पहले यदि हम उसको सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि वो लड़का है या फिर लड़की है तो वो इलीगल है। तो इस चीज से बहुत लोग ये भी कर लेते थे, इसी के लिए इसको क्या कर दिया गया? इसको इंडिया में बैन कर दिया गया, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ह्यूमन एम्ब्रियो जो प्रोटेक्टेड होता है वो कहां पे प्रोटेक्टेड होता है? वो प्रोटेक्टेड होता है एमनियोटिक कैविटी के अंदर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीज हो जाना यानी कि स्टॉप हो जाना, मैंने बताया ना अभी ही कि यदि जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्क, और जो सीज होता है जब बंद होता है दैट इज मेनोपॉज। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यहां पे है, हाँ अगला क्वेश्चन यहां पे है, ये क्वेश्चन है आपका, इन द ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन डिफर हो सकता है किसके एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, किसके लेने के कारण? तो जब कोई फीमेल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कंपोजिशन वाला जब वो मेडिसिन लेती है, जिसको मैंने पढ़ाया भी हुआ था, ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो यदि वो ऐसा करती है तो उनमें मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर, यानी कि उसमें मेंस्ट्रुएशन डिफर हो सकता है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ये वाला, ठीक है। चलिए अगला बताइए फटाफट से, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन। मतलब कि यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि मैमल्स में ओवरी का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम आता है आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। आफ्टर, मैंने बताया हुआ था ना कि जब फॉलिकल का निर्माण होता है, जब फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल बनते हैं, उसके बाद मैच्योर फॉलिकल बनते हैं जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। जब 14वां दिन आता है, जैसे ही एलएच का सेक्रीशन पीक पे पहुंचता है तो वो जो फॉलिकल है उस फॉलिकल के अंदर से ओवम रिलीज हो जाते हैं जिसको ओवुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ओवरी का वो पार्ट जो कि ओवुलेशन के बाद एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम आता है दैट इज ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? अ कॉमन सेंट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड अमंग एनिमल, एनल ग्लैंड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दीजिएगा, सभी को एक्सप्लेन करके यहां पे बतला रहा हूं, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है भैया, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेल ऐसा है जो कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है। याद करो वो दिन, याद करो वो टाइम जब मैंने आप लोगों को कुछ चीजें पढ़ाई हुई थी, जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ था गैमीटोजेनेसिस, कुछ याद आ रहा है? गैमीटोजेनेसिस मैंने बताया हुआ था, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि होता है किसमें? जो कि होता है मेल में, और दूसरा होता है ऊजेनेसिस, और ये किस में होता है भैया? तो ये होता है फीमेल में, ठीक है।
स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्म कौन बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल, या फिर बोले तो स्पर्मेटोगोनिया, या फिर मेल जर्म सेल। और यहां पे कौन बनाता है, तो यहां पे बनाता है ऊगोनियल सेल। ठीक है, यहीं पे मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि इसमें क्या होता है, यदि हम इन दोनों की बात करें तो इनमें सबसे पहले होता बनते क्या है, ये बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और फीमेल वाले में बनता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, जो गैमीट होते हैं स्पर्म और ओवम वो तो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जो गैमीट बनाने वाले सेल होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। मतलब कि ये कैसे, ये होते हैं डिप्लॉइड। क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, हाँ ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लाइन कट गई कोई दिक्कत नहीं, आपको मेरे फेस से मतलब थोड़ी ना, मेरा फेस आप थोड़ी ना बनाओगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी कोऑपरेट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये गैमीट को बनाने वाले जो सेल ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डिप्लॉइड। दोनों ही कैसे होंगे, दोनों होंगे डिप्लॉइड। जब माइटोसिस होता है तो माइटोसिस वाले में मैंने क्या बताया हुआ था कि जब डिप्लॉइड वाले में माइटोसिस होता है तो दो डिप्लॉइड वाले सेल ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये जो बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte ये भी कैसे होंगे, ये भी होंगे डिप्लॉइड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता है मियोसिस, और मियोसिस दो टाइप का होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो सबसे पहले होगा मियोसिस 1। तो जब मियोसिस 1 होगा तो ये बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और वो बन जाएगा यहां पे सेकेंडरी, यहां पे ये बन जाएगा, यहां पे ये बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। साथ ही साथ फर्स्ट पोलर बॉडी का भी निर्माण यहां पे हो जाएगा। ठीक है, अब मियोसिस 1 हो गया, अब होगा क्या, तो अब होगा मियोसिस 2। तो जब यहां पे मियोसिस 2 होगा तो मियोसिस 2, अब मैंने क्या बताया, मियोसिस में क्या होता है, नंबर हाफ होता है। ठीक है, मियोसिस 1 में नंबर हाफ होता है, तो जो डिप्लॉइड है वो अब बन जाएगा डिप्लॉइड। ठीक है, उसके बाद जब मियोसिस 2 होगा तो मियोसिस 2 में क्या होता है भैया, तो मियोसिस 2 में मियोसिस 2 इज इक्वल्स टू माइटोसिस। तो मियोसिस 2 के बाद ये तो बना लेता है यहाँ पे स्पर्मेटिड, बताए हुए थे ना, ये बना लेता है स्पर्मेटिड, और ये बना लेते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे बना लेते हैं oocyte। ठीक है, या फिर बोलो तो ओवम, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं ओवम प्लस सेकेंड पोलर बॉडी। इनमें ओवम बन गया, यहां पे भी स्पर्म बन गया, लेकिन स्पर्मेटिड कैसा होता है, स्पर्मेटिड होता है इमैच्योर स्पर्म, इमैच्योर स्पर्म। तो इसमें क्या होगा, अभी इसमें होगी मैच्योरिटी, इसमें होगी मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के बाद ये प्रॉपर बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ, या फिर बोले तो स्पर्म। ठीक है बस, क्लियर है यहां तक। तो अब देखिए यहां पे ऊगोनिया, ऊगोनिया कैसा है भैया, तो ऊगोनिया है डिप्लॉइड, तो ये है डिप्लॉइड, तो हमारा ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्या है, उसके बाद है प्राइमरी oocyte, ये भी कैसा है, ये भी है डिप्लॉइड, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। जाइगोट तो डिप्लॉइड होता ही है। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte देखिए, सेकेंडरी oocyte कैसा है, हैप्लॉइड, सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, देखिए यहां पे पूरा डिटेल में बढ़िया ढंग से यहां पे पूरा का पूरा करवा दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगला है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नाम है वंस अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा सेक्रेट होता है, अभी बताया हुआ था, लेडिंग सेल या फिर बोले तो इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, उसके बाद Which of the following controls the function of Sertoli cell? इनमें से कौन सा ऐसा होता है,
इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सर्टोली सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जो कि सर्टोली सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, तब तक हम पानी पी के आते हैं। फटाफट से आंसर कीजिए सभी लोग, नीतीश, रूपा, विकास, एवरीवन, शिवांगी, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट से, फटाफट से आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन। हाँ, आंसर द क्वेश्चन। हो गया? चलिए, कितने लोग ए वाले हैं, कितने लोग बी वाले हैं, कितने लोग सी वाले और कितने लोग डी वाले? ठीक है, कंट्रोल जो करता है सर्टोली सेल के फंक्शन को, तो भैया सर्टोली सेल तो रिलीज करता है यहां पे, ये तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल में आता है, यहां पे ये भी नहीं होगा। ठीक है, ACTH पॉसिबल ही नहीं है, मैंने बताया था ना अभी FSH और LH, तो यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा A, FSH। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पर्म और ओवम के बीच फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब के स्थमस पे? नो, और भी दो ऑप्शन होगा। ठीक है, बट एक ही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, एम्पुला ऑफ ओविडक्ट, या फिर बोले तो एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए फटाफट से, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 24, ओवुलेशन के बाद ओवम कुछ सेल्स के ग्रुप से सराउंडेड यानी कि घिर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको मैंने बताया हुआ था कि उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इसके अंदर होता है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, तो जो सेल्स का ग्रुप होता है ना आफ्टर ओवुलेशन ओवम के चारों ओर, दैट इज कोरोना रेडिएटा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अगला है यहां पे, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन, स्पर्म को कैपेसिटेशन कहां पे मिलता है? ठीक है, उसको कैपेसिटेशन कहां पे मिलता है? तो उसको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर यहां पे कैपेसिटेशन मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ह्यूमन प्लासेंटा के द्वारा सेक्रीट नहीं होता है? ठीक है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये तो प्लासेंटा रिलीज करता है, एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड वाले हार्मोन भी रिलीज करते हैं बच्चे, एक प्रोलैक्टिन, तो यहां पे प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, अगला है यहां पे कि जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है फीमेल में, ठीक है, वो मेल के किस ग्लैंड से कॉरेस्पॉन्ड है? तो मैंने बताया भी हुआ था कि ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है और काउपर्स ग्लैंड या फिर बोले तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये कैसे ऑर्गन है? ये होते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पे करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम हमें कहां पे देखने को मिलता है? ओवरी में? नहीं। टेस्टिस में? नहीं। यूट्राइन वॉल में? नहीं। जो पेनिस होता है मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन, उसमें हमें देखने को मिलता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है जी, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम डज नॉट कंटेन, ओवम के साइटोप्लाज्म में से इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो सेंट्रोसोम नहीं होता है, सो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पे करेक्ट। ठीक है, चलिए
अगला है लेडिग सेल सेक्रीट। भैया कितना बार क्वेश्चन आएगा, तो लेडिग सेल क्या सेक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ठीक है। अगला है इन रैबिट हेड ऑफ एपिडिडाइमिस प्रेजेंट एट द हेड ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड। यहां पे क्या बोल रहा है भैया, यहां पे बोल रहा है कि रैबिट के अंदर जो एपिडिडाइमिस का हेड होता है, वो रैबिट के अंदर एपिडिडाइमिस का जो हेड होता है वो प्रेजेंट होता है टेस्टिस के हेड पे। तो मतलब कि बेसिकली यहां पे बोल रहा है कि एपिडिडाइमिस का जो हेड वाला पोर्शन होता है उसका नाम क्या है, ठीक है। बताए हुए थे ना हम ह्यूमन वाले में भी कि इसके 3 पार्ट होते हैं एपिडिडाइमिस के, ठीक है। तो यहां पे रैबिट का जो एपिडिडाइमिस का हेड वाला होता है वो होता है कैपुट, ठीक है। तो एक होता है कैपुट एपिडिडाइमिस, एक होता है कॉर्पस एपिडिडाइमिस और एक होता है कॉर्डा एपिडिडाइमिस, ठीक है। याद रखिएगा ये 3। तो हेड वाला जो पोर्शन होता है एपिडिडाइमिस का दैट इज कैपुट एपिडिडाइमिस, ठीक है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बताइए यहां पे, आंसर द क्वेश्चन। आप लोग आंसर कीजिए। जो यहां पे बोल रहा है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि मैमेलियन एम्ब्रियो का जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है वो किससे मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है, किससे डिराइव होता है, किससे बनता है, तो वो बनता है ट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। क्लियर है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस हमें किसमें दिखता है, बताए हुए थे ना पार्थेनोजेनेसिस का मतलब, जिसमें क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस वाले में, जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, और हाउस फ्लाई में भी ऐसा ही होता है। तो ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है हाउस फ्लाई में देखने को हमें मिलता है। क्लियर। उसके बाद व्हिच एक्सेसरी जेनिटल ग्लैंड अकर ओनली इन मैमेलियन मेल, इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि हमें सिर्फ स्तनधारी पुरुष में ही देखने को मिलता है, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड का तो अभी मैंने बताया कि काउपर्स ग्लैंड या फिर बोले तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये होमोलोगस होता है किसके, बार्थोलिन ग्लैंड के, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो यहां पे ये उससे मैच कर गया। पेरिनियल भी फीमेल में पाया जाता है। बचा एक कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इस प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन मैंने बताया हुआ था ना कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये मिल्की अपीयरेंस और जो उसमें हल्की सी स्मेलिंग होती है वो सीमेन को कौन प्रदान करता है, यही प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहां पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर है। चले ओके अगला है क्वेश्चन नंबर 35। चलिए आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहे हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, इन द प्रोसेस इन विच मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स रिवर्स टू मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी टू फॉर्म कैलस, यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं वो बैक हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की ओर और बनाते हैं कैलस, दैट इज रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। अगला है which of the following secrete large amount of progesterone, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करते हैं। चलिए फटाफट से इसका आंसर कीजिए। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करते हैं। क्या वो ग्राफियन फॉलिकल है, नहीं भैया, ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड है। कॉर्पस एल्बिकेंस है, नहीं। मैंने बताया हुआ था ना कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम क्या होता है, ये कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर के कॉर्पस एल्बिकेंस के रूप में, और ये बाद में डिजेनरेट होकर के नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के दौरान फीमेल के बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। कॉर्पस लूटियम को बोला जाता है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, और यही वो ग्लैंड होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते हैं। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पस लूटियम, ठीक है।
उसके बाद हालांकि ये वाला हटा दिया गया है, बट फिर भी बता दे रहा हूं कि यदि कहीं ऐसा कभी पूछ दिया तो अलग बात है, ठीक है। फिर भी याद रखिएगा कि ह्यूमन एग में किस प्रकार का डिवीजन होता है, तो वो होलोब्लास्टिक और इक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम बात करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया यहां पे फिर से, कौन सा है, Which of the germ layer is best associated with development of heart? मतलब कि इनमें से कौन सा जर्म लेयर है जिससे कि हार्ट का एसोसिएशन है, जो कि हार्ट का फॉर्मेशन करवाता है। तो अभी मैंने बताया हुआ था कि वो क्या है, वो है मीसोडर्म, ठीक है। वो क्या है, तो वो है मीसोडर्म। क्लियर, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर है 39। क्या बोल रहे हैं ये 39 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि अ ह्यूमन फीमेल रिचेस मेनोपॉज, यानी कि यहां पे बोल रहा है कि जो मेनोपॉज होता है वो एम्फीबन जो होता है वो किस एज में, 70, नहीं भैया, ये तो इस टाइम तो वो दूसरा जन्म ले चुका होता है। 25 इस टाइम तो प्रेगनेंसी वाले स्टेज में ही होती है। 15 शुरू ही होता है, तो मैंने बताया हुआ था 45 to 50 ईयर्स, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्लियर, अगला है जो फर्टिलाइजेशन का एग को जो फर्टिलाइज करने का इनिशियल स्टेप होता है वो क्या होता है, तो इनिशियल स्टेप में क्या होता है कि एक फर्टिलाइजिंग रिलीज होता है जो कि एक एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन को कॉज करता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहला स्टेप होता है फर्टिलाइजिंग, ठीक है। अगला है इन मोस्ट मैमल्स टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक 4, यानी कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स में क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है, पाउच जैसे स्ट्रक्चर होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो याद कीजिए मैंने आप लोग को यहाँ पे इस वाले में पढ़ाया भी हुआ था, अपने लोग के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल, 37 डिग्री सेल्सियस, ये है अपने बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। इस टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जब कोई बच्चा अपनी मां के पेट में होता है 6 से 7वें महीने में, तो उसमें उसका जो टेस्टिस है वो, देखिए टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 से 7वें महीने का हो जाता है वो एब्डोमिनल कैविटी से वो जो टेस्टिस है वो आ जाता है स्क्रोटम में, स्क्रोटल सैक में, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि स्क्रोटल सैक जो हो गया वो बॉडी से हल्का सा सेपरेट हो गया, तो वो स्क्रोटम का जो स्क्रोटम के अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है डार्टोज सेल। ये डार्टोज सेल क्या करता है, ये स्क्रोटम के टेम्परेचर को हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 1.5 से 2 या फिर अप्रोक्स 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है, जिसमें कि स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए जो मोस्टली मैमल्स में क्या होता है कि जो टेस्टिस स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं वो इसलिए कि जैसे कि स्पर्म का डेवलपमेंट हो सके हमारे बॉडी से हल्का सा लो टेम्परेचर यानी कि कूलर कंडीशन में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है इन विच पार्ट ऑफ स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। मैंने बताया है कि स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है यहां पे बोल रहा है कि द चेंजेस इन मैमेलियन स्पर्म which prepares it to fertilize the ovum, यानी कि जो मैमेलियन स्पर्म है वो प्रिपेयर हो गया फर्टिलाइज के लिए, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या क्या कौन कौन सा डिवीजन होता है, क्या माइटोसिस होता है, यस, सबसे पहले माइटोसिस है ना हुआ था, स्पर्मेटोगोनियल सेल में सबसे पहला जो प्रोसेस था वो माइटोसिस वाला ही था, और माइटोसिस के बाद क्या हुआ था, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 यानी कि मियोसिस। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे
थोड़ा सा ऑप्शन का गेम है बस यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे ए और सी होना चाहिए, ठीक है। या फिर मान लो कि इसको हम बी कर दे और इसको हम सी कर दे, तो ये करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा बोथ ए एंड बी करेक्ट, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45। अगला क्वेश्चन 45, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन है 45। हाउ मैनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट ऑफ एम्ब्रियो डेवलप, यानी कि प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो का लिम्स और डिजिट्स, यानी कि हाथ पांव और ये जो डिजिट्स होते हैं ये सब बन जाते हैं, तो ये सेकेंड मंथ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला बात है, अगला है कि मुल्लेरियन डक्ट इन द फीमेल एमनियोट्स डेवलप इनटू, यानी कि फीमेल में जो मुल्लेरियन डक्ट होता है वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि वो किस चीज में कन्वर्ट होता है। तो ये जो मुल्लेरियन डक्ट है ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, बट ये मेल में क्या हो जाता है, ये मेल में रूडिमेंट्री हो जाता है, इसका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि यदि मेल में ये काम कर दिया इसका मतलब मेल में क्या बन जाएगा, ओविडक्ट बन जाएगा, ठीक है, जो कि मेल का पार्ट नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होता है मुल्लेरियन डक्ट, यानी कि फंक्शनल, ठीक है, और ये क्या करता है, ओविडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सर्विक्स किसका पार्ट है, तो यहाँ पे जो ये पार्ट था ये फंडस, ठीक है, ऊपर वाला ये बॉडी और ये यूट्रस का नीचे वाला यहाँ पे सर्विक्स, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे यूट्रस और नीचे में हो गया वेजाइना, तो इन दोनों के बीच में न प्रेजेंट था ये सर्विक्स, तो बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना, क्लियर, ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलिए अगला है प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन कब बंद हो जाता है, वो बंद हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ठीक है। अगला है सीमेन को फ्रोजन कर सकते हैं कहां पे, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम सीमेन को फ्रोजन के लिए रखते हैं, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है भैया, लेडिग सेल्स आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंड्रोजन। अरे भाई साहब ये तो अलगे स्कैम है यहाँ पे, मतलब कि 48 के बाद 49 और 50 गायब है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये रहा हमारा आज का लगभग 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, ठीक है। नंबर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पे नंबरिंग छूट गया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग 52, अदरवाइज हमने टोटल हाफ सेंचुरी यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट। अगला जो क्लास लेंगे उस अगले क्लास में करवाएंगे इसके बाद वाला, ठीक है। तब तक जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बार मैंने बोला हुआ है, जैसे ही वो बंद हो जाएगा ग्रोथ कम हो जाएगा, वीडियो कम, ठीक है। मोटिवेशन नहीं तो काम भी नहीं हो पाता है, ठंडा लगने लगता है फिर। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, ठीक है गाइस। यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहो तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। चलिए।